हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एलके केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जो हमने यूनिट स्टार्ट कर रखी है आजकल, केमिकल बॉन्डिंग। इस चैप्टर की हमने अपने चैनल पर 6 वीडियो पहले से अपलोड कर दिए। ये 7वां लेक्चर है हमारा। यदि आपने वो 6 वीडियो हमारी नहीं देखी तो प्लीज़ वो 6 वीडियो भी ज़रा ध्यान से देखना। उन 6 वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप उन 6 की 6 वीडियो को ध्यान से देख सकें। ओके। और जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स वीडियो को ज़रा ध्यान से देखना। चैनल को भी सब्सक्राइब मत करना चाहे, बाद में डिसाइड करना कि वास्तव में ये वीडियो मेरे लिए लाभदायक रही। अगर लाभदायक रही तो चैनल को बाद में सब्सक्राइब करना। अभी वीडियो को पूरी को ध्यान से देखना विदाउट स्किप करते हैं वीडियो को। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस और हाइब्रिडाइजेशंस का बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन हम लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। आप लिस्ट में उसको भी ध्यान से देख लेना। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और साथ ही साथ हम हाइब्रिडेशन को कैलकुलेट करने कुछ ट्रिक्स एंड सुपर ट्रिक्स की डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिए हम बात कर चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म ए न्यू ऑर्बिटल्स। दीज न्यू ऑर्बिटल आर नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दिस कंसेप्ट इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर। इसमें हम बात कर चुके थे एसपी हाइब्रिडेशन का बात कर चुके थे। एसपी हाइब्रिडेशन क्या हुआ, एक एस और एक पी कंबाइन करके क्या बनाते हैं, 2 एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं और इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हमने एग्जांपल लिया था BeCl2 का, ये हम कर चुके थे बात। फिर हम बात करते हैं दूसरा, ये तो sp का था फर्स्ट। सेकंड हम बात करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 2p कंबाइन होकर sp2 हाइब्रिडाइजेशन जनरेट करते हैं और इसका एग्जाम्पल लेते हैं BCl3 का। BCl3 का, BF3 का भी ले सकते हैं, BF3 या BCl3, ये इसी के एग्जाम्पल्स बन सकते हैं हमारे पास। इसके अलावा 2-4 एग्जाम्पल और भी बना सकते हैं, लेकिन हम BF3 का एग्जाम्पल लेते हैं। क्लियर। यहाँ पर बात करते हैं बोरान। बोरान एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 5, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1। क्लियर बात। तो हम इसमें 2s में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, दिस वन। 2p में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, दिस वन। 2s2 और 2p। और इधर हम बात करते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन कितने, 3 फ्लोरीन। तो इस फ्लोरीन के केस में क्या होगा, दिस वन। 9 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2 2s2 2p5, 5 4 9, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 है। क्लियर बात। और ये है हमारा 2s और ये है हमारे पास 2p। यहाँ तक समझ में आ रही ना बात। अब ध्यान समझ लेना। देखो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 1, और जबकि बॉन्ड कितने फॉर्मेशन होने, BF3 के अंदर 3 बॉन्ड फॉर्मेशन होने। तो 3 बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिनिमम चाहिए होते हैं। क्लियर है। तो इस केस में क्या है, तो हमारा ग्राउंड स्टेट है। इसकी जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा। तो इस टाइप से कुछ ट्रांजिशन होगा। 1 2 3 हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3। क्लियर। अब कंसेप्ट क्या कहता है हाइब्रिडेशन, ये तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग हो गए। तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो गए, इंटरमिक्सिंग हो गए और फॉर्मेशन कराएंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। किसकी फॉर्मेशन कराएंगे, sp2 की। sp2 3 कंबाइन करके कितने बनाएंगे, 2 ये और 1 ये, 3। हमारा हो जाएगा p के 2, 1 s का, तो 4 हो जाएगा ना, ये sp2, 3 हो जाएंगे, 2 और 1 3 हो जाएंगे, 2 ये और 1 ये। तो sp2 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 sp2। क्लियर।
दिस वन, ये इंटरमिक्सिंग होगी। अब ये sp2 इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कराएगा, ये वाला sp2 इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कराएगा, ये वाला sp2 इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कराएगा। और इक्वल एनर्जी के तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट हो गए। क्लियर है? स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगी, बी दिस एफ 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 का कौन सा, ये एफ का कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है, 2p 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 2p। और बी का ब्रोमीन का कौन बोरान कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है, sp2 sp2 sp2। तो ये जो बॉन्ड बनना है, इक्वल एनर्जी इक्वल बॉन्ड लेंथ का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। बॉन्ड एंगल हो जाएगा हमारा 120 120 120। यहाँ तक बात समझ में आ रही ना? इक्वल बॉन्ड एंगल है, इक्वल बॉन्ड एनर्जी, इक्वलेंट बॉन्ड है ये। क्लियर है? इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री को। क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री बनती है। इसका एग्जांपल हमारे इसमें BCl3 का बन सकता है, अन्य बहुत सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं। मेन कंसेप्ट हमें समझ में आना चाहिए एटॉमिक हाइब्रिडाइजेशन का क्या है कि ये फर्स्ट इसकी ग्राउंड स्टेट ये थी, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये बनेंगे। और यहीं पर अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए, इसकी सपोज यहीं पर ये 2p के साथ हो जाए, यहीं पर इसके साथ हो जाए, तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल हो रहे सेम एनर्जी के नहीं बनने के, जबकि कंसेप्ट क्या आता है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम एनर्जी के होने चाहिए। तो इनकी क्या होगी, इंटरमिक्सिंग होगी, और इंटरमिक्सिंग होने से sp2 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 ये 3 क्या बन जाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन कराएंगे। क्लियर बात? तो ये है हमारा sp2 का एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं sp3 के केस में, इसको ध्यान से नोट कर लेना आप। थर्ड हम बात करते हैं sp3 में क्या होगा, एक s और 3p, एक s और 3p कंबाइन होगा, क्या बनाएंगे, sp3, यानी 4 नए एटॉमिक ऑर्बिटल बनाते हैं। और जहां sp3 होता है वो ज्योमेट्री बनते हैं टेट्राहेड्रल। कौन सी बनती है, टेट्राहेड्रल। अब इसका एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। मीथेन का हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके, एक बार फिर समझा देते हैं, ध्यान से देख लेना। कार्बन 6 होगा, 1s2 2s2 2p2। बॉन्ड फॉर्मेशन किस टाइप से होगी, ये होगा 2s2, ये होगा 2p। क्लियर? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर ये ग्राउंड स्टेट हमारे पास, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 2, और जबकि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कितने चाहिए होंगे, 4। तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कैसे जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दिस वन, ये यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर। तो ये 4 क्या हो गए, अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या हो गए, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। और अगर हम बात करें H की, एक हमारे साथ H भी लग रहा है, तो H का क्या होगा, 1s1, कितने हैं, 4 है। तो 1s1, 2 यहाँ दिखा देते हैं। क्लियर? दिस वन, एक इलेक्ट्रॉन इनके पास है। तो बॉन्ड फिर फॉर्मेशन के लिए ये क्या करेंगे, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 2s का और ये 2p का, इन एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या होगा, इंटरमिक्सिंग होगे। और इंटरमिक्सिंग होने से 1s और 3p कंबाइन करके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट करेंगे। दिस वन sp3 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 sp3। क्लियर बात? अब ये 4 जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट हुए, ये क्या करेंगे, इंटरमिक्सिंग के बाद इनके साथ ये वाला sp3 इस 1s के साथ हाइब्रिड बॉन्ड फॉर्मेशन कराएगा, ये वाला इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये वाला इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये वाला इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कराएगा। और बॉन्ड फॉर्मेशन कराने से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जनरेट होगी। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे होती है, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या, 1s, और कार्बन का sp3, फिर एक कार्बन हमारा ये है, ये हाइड्रोजन, इसका 1s है, इसके लिए भी sp3, और एक यहाँ पर ये sp3, ये हाइड्रोजन इसका 1s और इस कार्बन का sp3, और दिस वन यहाँ पर ये हाइड्रोजन इसका 1s और यहाँ इस कार्बन का sp3। क्लियर है? तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन रही।
इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ये जो दो बॉन्ड है, ये बॉन्ड, दो बॉन्ड, ये तो है इन प्लेन, और ये प्लेन के अबव और ये प्लेन के बिलो। क्लियर बात। इस ज्योमेट्री को आप इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे मेरा हैंड है ये, तो इसमें ये जो फिंगर और ये थंब, ये तो इन प्लेन आ रहा है, और ये फिंगर क्या अबव दी प्लेन जा रही है, और एक ये मार्कर हमने लगा दिया बिलो दी प्लेन। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। क्लियर है। हमने ये कंसेप्ट में भी कल बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में कि ये जो है एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरह से एडजस्ट करते हैं, इनका ओरिएंटेशन इस टाइप से होता है कि रिपल्सन मिनिमम से मिनिमम हो, और मिनिमम से मिनिमम रिपल्सन के लिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अचीव करते हैं। क्लियर बात। और इनके बीच जो ये बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट का होगा, 109 डिग्री 28 मिनट का। क्लियर बात। इसको आप ध्यान से नोट करना। ये होगी हमारी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में हमारे CCl4 की बन सकती है, CCl4 की बन सकती है, वाटर की बनती है, और NH3 की बनती है। ये सब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। लेकिन एक कंसेप्ट ऐसा जनरेट हो जाता है बाद में जाकर, जैसे यहाँ पर वाटर की बात करेंगे और अमोनिया की बात करेंगे, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, लेकिन वाटर के अंदर लोन पेयर की प्रेजेंस होने से या अमोनिया के अंदर लोन पेयर की प्रेजेंस होने से हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट है वहाँ पर जाकर फेल हो जाता है ये। फिर वहाँ पर एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं VSPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वो हम अपनी लास्ट वीडियो में वो भी हम डिस्कस कर चुके। तो वो VSPR थ्योरी के अकॉर्डिंग फिर इसकी स्ट्रक्चर इलुसिडेट की जाती है। क्लियर बात। अभी हम जो कंपटीशन के हिसाब से बात कर रहे थे, अब कंपटीशन में आते हैं हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने के लिए। आपने ये कंसेप्ट पढ़ा है, कंसेप्ट के हिसाब से आप हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन साथ ही अब हम इसके अलावा कुछ ट्रिक्स की बात करेंगे, जिन ट्रिक्स की हेल्प से आप हाइब्रिडेशन सभी मॉलिक्यूल्स में कैलकुलेट कर देंगे। और जहाँ पर एक ऐसी ट्रिक सबसे लास्ट में हम बताएंगे जिसको हम सुपर ट्रिक का नाम दिए, जिसके भी आप पर दुनिया का कैसा भी कंपाउंड हो आप उसका हाइब्रिडेशन आसानी से देखते ही कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर बात। चलिए बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल ट्रिक्स जिसके भी आप मॉलिक्यूल के अंदर क्या बता सकते हैं, उसकी ज्योमेट्री को बता सकते हैं। क्लियर है। चलिए हेडिंग हमारे हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को कैसे फाइंड करते हैं? इसको फाइंड करने के दो मेथड है। कितने मेथड है? दो। एक तो स्ट्रक्चर और एक फॉर्मूले के बिहाफ पर। एक तो हम करते हैं स्ट्रक्चर और दूसरा हम बात करते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। स्ट्रक्चर में हम क्या बात करते हैं? स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर की बात करते हैं। सिंगल बॉन्ड प्लस लोन पेयर की बात करते हैं। और फॉर्मूले में हम बात करते हैं कुछ ट्रिक्स की। अब सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर का थोड़ा सा हम यही कंसेप्ट बता देते हैं आपको। सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड जो होते हैं सभी सिग्मा बॉन्ड होते हैं, सभी सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और लोन पेयर अलग सा। तो हम इसको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, और फॉर्मूले के यहाँ पर हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जिसके आधार पर आप कहीं पर भी किस टाइप का मॉलिक्यूल हो उसकी आप स्ट्रक्चर आसानी से इल्यूसिडेट कर सकते हैं। देखो सिंगल बॉन्ड का जो कंसेप्ट है, सपोज मुझे बात करनी CH4 में, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है अभी हम देख रहे थे। ये सिंगल बॉन्ड आ रहे थे, तो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, तो ये क्या 4 सिग्मा बॉन्ड बनते। और 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का कौन सा सेट होता है हमारे पास? sp3 होता है। तो इसलिए इसके अंदर कह देते हैं हम sp3 होगा। क्लियर बात। अब सपोज मैं बात करूँ, ये मॉलिक्यूल लिख दिया मैंने, सपोज CH3, C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड CH3, ये मॉलिक्यूल। अब पूछ ले इस कार्बन के पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान समझ लेना। तो इस कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड काउंट करना, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा, इस पाई बॉन्ड में एक पाई होता है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड का सेट बनता है। तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का सेट कौन सा बनता है? sp2 बनता है। यानी इसके पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। समझ में आ रही ना बात? इसके अलावा अगर मैं इसकी बात कर लूँ, इथाइन है ये, इथाइन में कार्बन के पास पूछ लिया कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड काउंट करने, केवल और केवल सिग्मा। इस कार्बन के पास एक सिग्मा है और 2 पाई है। क्लियर है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड का जो सेट बनेगा हमारे पास वो कौन सा होता है? sp होता है। इसलिए हम बता सकते हैं इसके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन है। क्लियर है बात?
आप कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ले सकते हैं। जैसे मैं बेंजीन का ले लेता हूँ, ये बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है दिस वन, इसमें हाइड्रोजन लगे रहते हैं बाहर की साइड में, इनको जनरली शो तो करते नहीं। अब इस कार्बन पर हमें कैलकुलेट करना, तो इस कार्बन पर हम क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड काउंट करें। एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई है, और 6 के 6 कार्बन क्या इक्विवेलेंट होते हैं, यानी एक कार्बन पर हम कैलकुलेट करेंगे 6 के 6 के पास वही होगा। तो कितना सिग्मा बॉन्ड हो रहे, 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड में के हिसाब से यानी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का सेट कौन सा होता है, sp2 होता है। तो इसके पास कौन सा होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। बात समझ में आ रही नहीं? तो ये कंसेप्ट है, ये स्ट्रक्चर के आधार पर हम देख रहे। इसके अलावा बहुत सारे और भी कॉम्प्लेक्स हम एग्जाम्पल बना सकते हैं जहाँ पर हम आसानी से देख सकते हैं। क्लियर है? लेकिन हम साथ में एक फॉर्मूला बताएंगे जो ट्रिक है, जिसके आधार पर आप कहीं पर भी जाओ बिना रटे, केवल फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, आप हाइब्रिडाइजेशन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। अब फॉर्मूले में हमें क्या करना, ये ध्यान देना। एक फॉर्मूले में हमें कैलकुलेट करना जेड वैल्यू, कैलकुलेट जेड एक पैरामीटर ले लिया हमने, इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। और इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑन सेंट्रल मेटल एटम, ऑन सेंट्रल एटम। क्लियर बात? अच्छा, अब इसके हम एग्जाम्पल के हिसाब से देखेंगे। जेड की वैल्यू यदि 2 है, यदि जेड की वैल्यू 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp होगा। यदि जेड की वैल्यू 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3 होगा। यदि जेड की वैल्यू 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3, 2 के लिए sp, 3 के लिए sp2, 4 के लिए sp3, 5 के लिए sp3d, 6 के लिए sp3d2। इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? अब इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज हम ले लेते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का, SO3 का। अब यहाँ पर सल्फर की स्ट्रक्चर बनाते हैं। सल्फर की स्ट्रक्चर ऐसे होती है, दिस वन, दिस वन। इस टाइप से हम सल्फर की स्ट्रक्चर बनाते थे। अब इस सल्फर के पास कोई लोन पेयर तो नहीं, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। तो सिग्मा बॉन्ड का सेट कितना बन गया, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 3 सिग्मा बॉन्ड। अब वही देख रहे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड का सेट देख लेंगे। 3 सिग्मा बॉन्ड का सेट कौन सा, sp2 होगा, यानी इसके पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2। यानी 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब यहाँ लिखेंगे ना 3 प्लस लोन पेयर 0 इक्वल टू 3, तो जेड की वैल्यू 3 है तो sp2 बन गया इसके अंदर। क्लियर? और अब हम बात करते हैं जैसे वाटर की, तो वाटर की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है, ये लोन पेयर होते हैं इसके पास। अच्छा, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा, 2 सिग्मा बॉन्ड, जेड की वैल्यू कैलकुलेट, जेड इक्वल टू 2 सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर कितने, 2 1 2, 2 इक्वल टू 4। तो जेड की वैल्यू 4 है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 होगा। कौन सा होगा, sp3 होगा। फॉर्मूले में वैल्यू रखी, हमने आंसर आ गया हमारा। क्लियर है? अच्छा, अब वाटर के अलावा हम 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये फॉर्मूला ध्यान रखना बस। अमोनिया का लेते हैं हम, NH3 का। NH3 की स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ये H होगा, एक He होगा, एक He होगा, एक लोन पेयर होगा। तो एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, तो जेड की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा कितनी होगी 3, मतलब लोन पेयर कितने 1 इक्वल टू 4। तो जेड की वैल्यू 4 किस कौन सा सेट बनता है, sp3 बनता है। हो रहा नहीं आसानी से कैलकुलेट? तो इस तरह से आप जेड की वैल्यू कैलकुलेट करते जाएंगे और आसानी से अटैम्प्ट करते जाएंगे। अब मैं इसका ले लेता हूँ, कोई कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सल्फेट का ले लेता हूँ, SO4 2। ये इसके अंदर हम सल्फर का कैलकुलेट करेंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। पहले तो हम ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, ये सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, दिस वन। अब सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे, सिग्मा 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 सिग्मा, तो 4 सिग्मा होगी, कितने होगी 4 सिग्मा। तो जेड इक्वल टू 4 प्लस लोन पेयर कितने सल्फर के पास 0 इक्वल टू 4। तो जेड की वैल्यू 4 है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 होगा। क्लियर है बात? अच्छा, ये और हम बात करते हैं PCl5 की बात कर लेते हैं, PCl5 की बात कर लेते हैं। तो PCl5 की स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी, ये 2 तो ये 3 बॉन्ड तो प्लेन में रहेंगे और एक प्लेन ये अबो दी प्लेन, एक बिलो दी प्लेन। तो इनमें काउंट करो, सिग्मा 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 सिग्मा, 5 सिग्मा हो गए। तो जेड की वैल्यू कितनी 5, और जेड की वैल्यू 5 है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d होगा, sp3d। इस तरीके से हम ये आसानी से अटैम्प्ट कर पा रहे। क्लियर बात? अच्छा, और हम बात कर ले यदि H2S की,
H2S की हम बात कर लेते हैं। H2S में क्या होता है, H2S, तो ये इस टाइप से स्ट्रक्चर बनती है इसकी H2S में। और सल्फर के पास कितने लोन पेयर हो गए, यहाँ पर 2 लोन पेयर हो गए, दिस वन। तो एक सिग्मा, तो जेड की वैल्यू कितनी हुई, ये 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर इक्वल टू 4। 4 में सेट कौन सा बनता है, sp3 बनता है। कौन सा बनता है, sp3, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन जाती है। क्लियर है। अच्छा, अब हम कोई एग्जाम्पल और थोड़े कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। XeOF2 जिनोन ऑक्सी XeO2F2 या XeF5F4, क्लियर है, या SF4। अब इनके केस में एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, इनमें स्ट्रक्चर अगर नहीं, हम इनको पता, स्ट्रक्चर नहीं पता, लोन पेयर का नहीं जानकारी, तो हम विदाउट स्ट्रक्चर नोइंग, बिना स्ट्रक्चर के जाने भी हम हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करते हैं विदाउट स्ट्रक्चर के। तो वो कैसे होता है, उसके लिए हम बात करते हैं, इस सुपर ट्रिक की बात करते हैं। अब हम एक सुपर ट्रिक है जिसके आधार पर आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सुपर ट्रिक में आप जेड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जेड इजिकल टू होगा हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस सेल, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और माइनस पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको माइनस कर देंगे और नेगेटिव चार्ज होगा उसको ऐड कर देंगे हम। क्लियर है। प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम जैसे फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, ये मोनोवैलेंट एटम हो गए। अच्छा, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे तो हम हाइब्रिडेशन आसानी से पता चल जाएगा। सपोज जैसे हम NH3 की बात कर लेते हैं, NH3, इसमें नाइट्रोजन के अंदर चेक करना, तो जेड की वैल्यू कितनी हुई, जेड इजकल टू 1। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल मेटल, सेंट्रल एटम क्या, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। तो 7 को कैसे तोड़ के लिखते हैं, 2 5 इसके क्या होगा, वैलेंस में इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर बात। अच्छा, प्लस चार्ज, नेगेटिव चार्ज कितना, 0, और माइनस पॉजिटिव चार्ज कितना, 0, और नंबर ऑफ वैलेंट एटम कितने, 3। तो 5 3 8, 8 का 4, तो जेड की वैल्यू 4 होती है, तो क्या होता है, sp3 हाइब्रिडेशन होता है। क्लियर बात। अच्छा, अब हम इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज वाटर का ले लेते हैं। वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर यदि हम कैलकुलेट करना हो तो जेड की वैल्यू 1/2 इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम क्या, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। 8 कैसे तोड़ेंगे, तो 2 6, तो यानी 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके। चार्ज कितना, नेगेटिव 0, पॉजिटिव कितना, 0। नंबर ऑफ वैलेंट मोनोवैलेंट एटम कितने, 2, हाइड्रोजन कितने, 2, तो कितना, 6 2 8, 8 का आधा 4, तो यानी sp3 हाइब्रिडेशन होगा इसमें भी। क्लियर है बात। अच्छा, अब इसके अलावा हम बात करते हैं कार्बोनेट में, CO3 -2, इसकी हम बात कर लेते हैं विदाउट स्ट्रक्चर नोइंग की बात। देखो, बिना स्ट्रक्चर के हम कैलकुलेट करें तो जेड इजिकल टू 1/2, सेंट्रल एटम कितना, 4, कार्बन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कार्बन में, 2 हो गए ना भाई। 4 को हम ब्रेक करेंगे, 2 × 2 ऐसे ब्रेक करेंगे। अच्छा, नेगेटिव चार्ज कितना, 2 + 2, पॉजिटिव चार्ज कितना है इसमें, 0, मोनोवैलेंट एटम कितने, 0। तो 2 2 4 का मतलब 2 का जो सेट बनेगा हमारा, 2 का जो सेट बनेगा हमारा 4 6, 4 + 2, एक सेकंड, जो हमारा CO3 होगा इसमें हमारा बन जाएगा 2 + 4 6। कार्बन जो होगा इसके वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होता है ना, 2 8 4 हो गया, सॉरी ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 प्लस नेगेटिव चार्ज कितना, 2 + 0, तो ये कितना हो जाएगा, 2 6 3,
3 हो जाएगा। 3 का सेट कौन सा होता है हमारा, sp2 होता है, जहाँ जेड की वैल्यू 3 होती है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है वहाँ पर। क्लियर बात। अच्छा, इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइंगुलर प्लेनर होती है। क्लियर। अब हम बात करते हैं NO3 नेगेटिव की। NO3 नेगेटिव नाइट्रोजन की कैलकुलेट करना, तो Z इजिकल टू 1/2, जेड में कितना होता है, नाइट्रोजन के वैलेंस एटम कितने होते हैं, 5। क्लियर। प्लस नेगेटिव चार्ज कितना है इसके पास, 1, और बाकी नेगेटिव चार्ज और मोनोवैलेंट एटम है नहीं, 6, 3, तो कौन सा होगा, sp2 हो जाएगा इसके अंदर। कौन सा हो जाएगा, sp, ट्राइंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी। क्लियर है। तो हम इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके। अब एक बात और चेक करना, हाइब्रिडाइजेशन के ब्याह पर हम मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या उसकी रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी सबको आसानी से चेक कर पाते हैं। इसको भी आप ध्यान से समझ लेना, ये नोट कर लेना आप। हेडिंग डालो रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी on the basis of hybridization, on the basis of hybridization। 1 मिनट थोड़ा इंक डाल देते हैं इसमें। चलिए बात करते हैं रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर। एक बात ध्यान रखना, जैसे हाइब्रिडाइजेशन हम क्या पढ़ रहे हैं, sp पढ़ रहे, sp2 पढ़ रहे, हम sp3 पढ़ रहे और sp3d पढ़ रहे या sp3d2, इस तरह से हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो एक ध्यान रखना, जैसे जैसे s करेक्टर बढ़ता है तो s करेक्टर के बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो रिएक्टिविटी बढ़ती है। ये सेंटेंस को लिख देना, एज s करेक्टर इंक्रीज, एज s करेक्टर इंक्रीज सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज एंड रिएक्टिविटी also increase and stability decrease। एक सेंटेंस में हमने लिख दिया पूरा। जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी और रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी, लेकिन सेलेक्टिविटी स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होती है। अब एग्जाम्पल के आधार पर समझते हैं हम। अभी हमने कुछ मॉलिक्यूल डाल दिए, सपोज देखो एक मॉलिक्यूल हमने डाल दिया मीथेन, एक मॉलिक्यूल डाल दिया हमने इथेन और एक मॉलिक्यूल डाल दिया हमने इथीन C2H2 इथाइन। क्लियर है। अब इनमें हमें चेक करना सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी है। तो रिएक्टिविटी चेक करने के लिए सबसे पहले हमें इनका पता होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा। हाइब्रिडाइजेशन से पहले हम इनकी स्ट्रक्चर का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, HHH। अब इसकी हम बात करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है HHHH। इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, दिस वन। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, इसमें सिग्मा बॉन्ड के सेट कितने, 1 2 3 4 4 सिग्मा का मतलब sp3। यहाँ पर हाइब्रिडेशन की सिग्मा चेक करेंगे, सिग्मा सिग्मा, तो 2 3 सिग्मा का सेट क्या होता है, sp2 होता है। यहाँ पर सिग्मा सिग्मा, 2 सिग्मा का मतलब sp, तो यहाँ पर sp2 है, यहाँ पर sp है और यहाँ पर sp। s करेक्टर कितना है इसके अंदर, इसके अंदर s करेक्टर 50%, तो s करेक्टर इसके अंदर, और p करेक्टर भी कितना है इसके अंदर 50%। अब यहाँ पर s करेक्टर अगर हम बात करेंगे, s करेक्टर यहाँ पर 33% और p करेक्टर यहाँ पर कितना 66%। यहाँ पर s करेक्टर कितना 25% और यहाँ पर p करेक्टर कितना 75%। बात समझ में आ रही। अब हम क्या देख रहे हैं, s करेक्टर किस में ज़्यादा, इथाइन में ज़्यादा। हम क्या पढ़ चुके, s करेक्टर इंक्रीज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज एंड रिएक्टिविटी इंक्रीज एंड स्टेबिलिटी डिक्रीज। तो रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, रिएक्टिविटी होगी इसकी, यानी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा रिएक्टिविटी। एस की रिएक्टिविटी, sp हाइब्रिडेशन रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गए वो एटम्स, और उनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। स्टेबिलिटी इनकी ज़्यादा होगी इस साइड में, स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा स्टेबिलिटी। क्लियर बात। न जाने कितनी बार कंपटीशन में यही बात पूछ ली जाती है कि किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी और किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो वहाँ पर केवल और केवल आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे और हाइब्रिडाइजेशन चेक करने के आधार पर आप बता सकते हो कि उसके अंदर यदि एस करेक्टर बढ़ रहा है, एस करेक्टर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही इट मीन्स रिएक्टिविटी बढ़ रही। और स्टेबिलिटी का कंसेप्ट क्या होगा, एस करेक्टर जितना
कम होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। क्लियर बात? ये किसी बुक्स में लिखा है नहीं मिलेगा, इसलिए एक ट्रिक है ये भी। इस ट्रिक के बिहाफ पर आप आसानी से हाइब्रिडेशन चेक करने के बाद रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आसानी से देख सकते हैं, और कंपटीशन में इन पर आधारित जो भी प्रॉब्लम आओगी आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो वास्तव में आपके लिए लाभदायक रही होगी। यदि आपको अब लग रहा है कि वीडियो से मुझे वास्तव में कुछ प्राप्त हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम आने वाली वीडियो इससे भी अच्छी बना सके, अच्छा इंप्रूवमेंट भी कर सके। ओके, और दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करना और लाइक का बटन जरूर दबा देना। ओके, थैंक यू।